हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक और इसमें 3-4 टॉपिक होंगे। देखिए, हमने जो भी टॉपिक वाइज चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि एजुकेशन, प्रेस इन ब्रिटिश रूल एंड एक्ट्स, गवर्नर जनरल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, महात्मा गांधी की का पूरा टाइमलाइन, वो हमने आपको करा दिया है स्टार्टिंग की वीडियोस में। और अब हम जो बाकी के 6 वीडियोस हैं वो हम लेके चलेंगे एज अ, मतलब टॉपिक वाइज लेके नहीं चलेंगे, एज अ सीरीज लेके चलेंगे 6 टॉपिक। और इसमें आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आगे की। और आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये जो है नोट्स है ना, स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट दोनों से बनाए हुए हैं। इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, प्लस जो टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं उसके पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर देख लेंगे ये आधे आधे घंटे की 6-7 वीडियो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैसे हम टाइमलाइन इन गांधी जी में पढ़ चुके हैं, गांधी जी के बारे में। बट ये कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे, तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो क्या क्या उन्होंने वहाँ पे किया था, स्ट्रगल किया था। तो देखिए, 1898 में केस ऑफ दादा अब्दुल्ला के केस में गए थे वो वहाँ पर। और वहाँ पे इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका में, वो 3 कैटेगरी के थे। एक तो थे इंडेंचर्ड इंडियन लेबर्स, जो कि मेनली कहाँ से थे, साउथ इंडिया से थे, एंड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890 टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशन। मर्चेंट्स थे, जो कि मीमन मुस्लिम्स थे, फॉलोड लेबरर्स, एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, सेटल डाउन विद देयर चिल्ड्रन इन साउथ अफ्रीका आफ्टर एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में पहले, कि महात्मा गांधी जी ने इंडेंचर्ड लेबर को खत्म करने के लिए वर्क किया था साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे वो ऑप्शन सही था। अच्छा, इनको क्या था ना, ये जो 3 कैटेगरीज के इंडियंस जो थे साउथ अफ्रीका में, इन्हें एक तो राइट टू वोट देने का हक नहीं था। रिसाइड्स इन पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही ये रह सकते थे। और जो एशियंस और अफ्रीकन्स थे, वो अपने घर से 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, और ना ही पब्लिक फुटपाथ यूज कर सकते थे। मॉडरेट फेज रहा स्ट्रगल का गांधी जी का वहाँ पे 1894 से 1904। गांधी जी रिलाइड ऑन petitions and memorials to authorities to unite different section of Indians। और उन्होंने सेटअप किया नेशनल इंडिया कांग्रेशन, और पेपर स्टार्ट किया था कौन सा, इंडियन ओपिनियन। फेस ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह उनका रहा 1906 से लेकर 1914 तक वहाँ पे। और उसमें क्या था, फर्स्ट जो था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसने फॉर्म किया एक पैसिव कैंपेन, जो जिसने जहाँ उन्होंने फॉर्म किया कि पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन। और इसे इन लोगों ने ब्लैक एक्ट भी बोला साउथ अफ्रीका में। और ब्लैक एक्ट किसे बोला गया था, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट को भी बोला गया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड था कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट इन इंडिया। ठीक है, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। और इंडिया में कौन जो था, जो सपोर्ट में था, और पूरे इंडिया में जिसने जर्नी की होल कंट्री में, और पब्लिक ओपिनियन लिया इन सपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में, कौन थे, वो गोखले थे। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। और लॉर्ड हार्डिंग ने इसको कंडेम किया था। उस टाइम जो थे यहाँ के, जो गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। गांधी जी की टेक्निक्स क्या थी सत्याग्रह की? इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड फियरलेस, वर्क ऑन कॉपरेशन एंड बॉयकॉट। एंड मेथड ऑफ सत्याग्रह क्या था, एक तो पेमेंट नहीं करना है टैक्सेस का, डिक्लाइन कर देने जो भी ऑनर्स मिले हुए हैं, एंड पोजीशंस जो मिली हुई हैं अथॉरिटी के द्वारा। 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म किया था स्टैब्लिश, जिसने कि एक्सपेरिमेंट किया एजुकेशन में। और जिसमें जो एजुकेशन होती है वो वर्नाकुलर एजुकेशन थी, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एक साथ पढ़ाया जाना था, मतलब कि कोएड एजुकेशन थी ये। प्लस हाउस ऑफ फैमिलीज ऑफ सत्याग्रह,
जो सत्याग्रही की फैमिलीज थी उन्हें हाउस दिया गया था, यहाँ पे रहने की जगह दी गई थी। और ये जो था एक सेकंड ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव था गांधी जी का वहाँ पे। फर्स्ट जो था वो फिनिक्स फार्म था, 1904 में इस्टेब्लिश हुआ था, और जो कि इंस्पायर था किससे, रस्किन्स एंड टू दिस लास्ट से। ऑब्जेक्टिव था आइडिया ऑफ सोशल सर्विस, और फार्म ने वर्क किया कब तक, 1913 तक। टॉल्स्टॉय जो नेम था वो किसने दिया था, गांधी जी के एसोसिएट थे हरमन कैरनबेश, उनने दिया था। ठीक है। फिर हमें पता है कि जो गांधी जी है वो जनवरी 1915 में आ गए थे इंडिया में। और आप मुझे बताइए कि वो किस दिन आए थे। और जो इंडिया में प्रवासी दिवस मनाया जाता है उस दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो आप मुझे बताइए वो किस दिन मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था ना, गांधी जी फेवर में नहीं थे होम रूल के, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बेस्ट टाइम नहीं है टू एजिटेट फॉर होम रूल व्हेन ब्रिटेन वाज इन मिडिल ऑफ वॉर। उस टाइम वॉर चल रही थी। और उन्होंने बोला कि जो ओनली मेथड वो है क्या है, नॉन वायलेंट है या फिर सत्याग्रह है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, 1916 का जो आईएनसी सेशन था वो उन्होंने अटेंड किया था। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पहले ना इंडिया का एक टूर लेंगे, घूमेंगे इंडिया में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद वो एक्टिव होंगे इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो वहाँ पे जो लखनऊ सेशन में उन्हें वहाँ पे एक राजकुमार शुक्ला जो बिहार से थे वो मिले थे, और उन्होंने उन्हें इनवाइट किया चंपारण की, चंपारण आइए वहाँ की कंडीशन देखिए। तो देखिए चंपारण, और ये जो तीन उम, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी से की जीवनी में। तो इसलिए हम देख लेते हैं। 1917 में हुआ था। और ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं गांधी जी का इन इंडिया। इसमें क्या था कि यूरोपियंस जो थे ना वो फोर्स कर रहे थे प्लांटर्स को कि वो ग्रो करें इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ टोटल लैंड, जस्ट दैट इज तीन कथिया सिस्टम। क्योंकि जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी उसने रिप्लेस कर दिया था इंडिगो सेल को, और प्रोड्यूस करती किया करना था एक फिक्स प्राइस पे। कमिटी में जो थे इसमें एक कमिटी हुई थी, इंडिगो कमीशन बैठा था ना, तो उसमें एक कमेटी बनी थी जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे। फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया था ब्रिटिश अथॉरिटीज को कि तीन कटिया सिस्टम अबॉलिश कर देना चाहिए। और जो पुअर, जो वहाँ के जो फार्मर्स थे जो कि अफेक्टेड हुए थे ये इंडिगो प्लांटिंग से, उन्हें 25% मनी कंपनसेट मिलना चाहिए। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था किसने किसने ज्वाइन किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, मजहर हुक ने किया था, महादेव देसाई ने किया था, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और रामनवमी प्रसाद और शंभूशरण वर्मा। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 में हुई थी। और ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इन इंडिया। इसमें क्या था, इशू था प्लेग बोनस का, कि जो मिल ओनर्स थे ना वो सिर्फ 20% दे रहे थे। जबकि जो स्ट्राइक का जो उसके बाद जो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक के बाद जो ट्राइब्यूनल बैठा, और लेकिन वर्कर्स जो मांग रहे थे वो 35% वेज हाइक मांग रहे थे उसमें। और इसमें एक मेन जो पॉइंट ये है कि जो अनुसैया साराभाई जो थी वो कौन थी, सोशल वर्कर थी, और सिस्टर थी अंबालाल साराभाई की, जो कि वन ऑफ मिल ओनर था। और ये प्रेसिडेंट भी थी अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन की। और इन्होंने 1891 में टू डेवलप टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद और फॉर्म की थी इन्होंने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है। तो क्या था कि मिल ओनर सिर्फ 20% देना चाह रहे थे, लेकिन बाद में ट्राइब्यूनल जब बैठा था तो वर्कर्स को कितना मिला, 35% वेज हाइक मिला था। नेक्स्ट है खेदा सत्याग्रह, 1918 में हुआ था। और ये गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और इसमें क्या था कि सूखा पड़ गया था, और जो फार्मर्स थे वो अफेक्टेड हो गए थे इस चीज़ से, उनकी क्रॉप्स नहीं हो पाई थी और यील्ड लेस हुई थी, लेस देन 1/4 ऑफ नॉर्मल प्रोड्यूस। लेकिन जो था टैक्स था वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, और इसलिए प्रॉपर्टीज जो थी फार्मर्स की वो सीज कर ली जा रही थी। गांधी जी ज्वाइन हुए, उन्होंने
एक एग्रीमेंट किया और सस्पेंड हुआ टैक्स फॉर ईयर। और इसमें सरदार वल्लभ भाई नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास जी एक्टिव रोल में थे इस सत्याग्रह में, और उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया था, साथ दिया था। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह में एक पॉइंट ये आया था इम्पोर्टेंट, कि खेड़ा ब्रॉट न्यू अवेकनिंग इन पीजेंट्री दैट दे वुड नॉट बी फ्री फ्रॉम इनजस्टिस अनलेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव। मतलब जो पीजेंट जो थे ना, उनमें एक अवेकनिंग आई, जागरूकता आई कि वो इस अन्याय से फ्री नहीं हो सकते जब तक कि एक कंप्लीट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती इंडिया को। अब पढ़ते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज कौन सा है? 1885 से 1905 का है, और इसे अर्ली नेशनलिस्ट फेज भी बोलते हैं। और ये देखिए मॉडरेट्स कौन कौन से थे एग्जाम में, एटलीस्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वोशा, डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मॉडरेट्स थे। और इनकी अप्रोच क्या थी? अप्रोच थी कि इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन कन्फाइंस ऑफ लॉ एंड शोड अ स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों मेथड्स का यूज़ करना, हाँ, और लॉ को यूज़ करना, स्लो प्रोग्रेस होगी लेकिन पॉलिटिकली प्रोग्रेस होनी चाहिए। और उन्हें ये बिलीव था कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो अवेयर नहीं है सिचुएशन से। अगर उन्हें अवेयर कराया जाएगा तो वो ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे ज़रूर। और उनकी स्ट्रैटेजीज थी एजुकेशन ऑफ पीपल टू क्रिएट देयर ओपिनियन, लोगों में जागरूकता लेके आना, उन्हें बताना चीज़ों के बारे में, और परसुएट करना गवर्नमेंट को। और इनका जो स्ट्रैटेजी थी वो प्रेयर थी और पिटीशन इफ फेल्ड देन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कंट्रीब्यूशन क्या रहा था मॉडरेट्स का? इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। दादा भाई आरसी दत्त, दिशा वोचा, उन्होंने रेन थ्योरी बताई ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन कर रही है, और इन्होंने अपोज किया सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को इनटू कॉलोनियल जो इकोनॉमी हो रही थी, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी टर्न आउट टू बी इनटू ना कॉलोनियल इकोनॉमी। इस चीज़ को उन्होंने किया था, अपोज किया था। और उन्होंने डिमांड क्या किया था कि एक तो लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स का अबॉलिशन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वर्किंग कंडीशन ऑफ प्लांटेशन वर्क लेबर्स, रिडक्शन होना चाहिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में, एनकरेजमेंट होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री का इंडस्ट्रीज का थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट एड। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए थे? कि एक्सपेंशन हुआ था काउंसिल में, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन रिफॉर्म्स ऑफ काउंसिल, मोर पावर टू काउंसिल एंड कंट्रोल ओवर बजट जो कि दिया गया था। एक्ट 1892 लिमिटेशन gave slogan no taxation without representation। दादा भाई इन 1904, गोखले इन 1905 और तिलक इन 1906। इन्होंने डिमांड किया सेल्फ गवर्नमेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो एक तो इन्होंने मांगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इकोनॉमिकली क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको ज़्यादा हाई इमोल्यूमेंट्स मिल रहे थे। पॉलिटिकली क्या हो रहा था, ड्रेन हो रहा था नेशनल नेशनल रिसोर्सेज का। और मोरली क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियन और ईस्ट इंडिया कंपनी के उन जो वहाँ पे वो थे एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच में। और क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो डीपीएसपी है हमारा, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें आप मुझे बताइए कौन सा आर्टिकल ये वाला चीज़ डिफाइन करता है? क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑपरेसिव एंड टायरेनिकल ब्यूरोक्रेसी एंड एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, क्रिटिसाइज किया इन्होंने इस चीज़ को। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी विच रिजल्ट इन एनेक्सेशन ऑफ बर्मा एंड अटैक ऑन अफगानिस्तान। कॉल किया फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर पे इंक्रीज होना चाहिए एक्सपेंडिचर का, और बेटर ट्रीटमेंट फॉर इंडियन लेबर जो कि अब्रॉड में रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की बात की गई। सिविल राइट्स इंक्लूड राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशंस एंड अ फ्री प्रेस की बात कही गई। अगर इवोल्यूशन इवोल्यूशन करें अर्ली नेशनलिस्ट का मॉडरेट्स का, कि उनका क्या क्या मतलब क्या वो रहा, योगदान रहा,
तो एक तो उन्होंने अवेकन किया द नेशनल सेंटिमेंट, नॉट ड्रॉ द मासेस, ठीक है, मासेस को तो वो नहीं कर पाए थे ड्रॉ, और फेल्ड हो गए थे टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड स्कोप ऑफ देयर डिमांड। लैक क्या था? पॉलिटिकल फेथ इन मासेस, मासेस में इनका फेथ नहीं था, मासेस जो थे वो इग्नोरेंट रहे, सो मॉडरेट कुड नॉट टेक मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशंस अगेंस्ट द अथॉरिटीज। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की यहाँ पास हो गई थी, मतलब, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म की गई सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस के द्वारा टू काउंटर कांग्रेस प्रोपेगेंडा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरओ में आ चुका है ऑलरेडी 2021 में, देख लीजिएगा आप, पहले पूछा जा चुका है। ये जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो डिफरेंस है ओपिनियन में, या क्या, कौन क्या है, तो ये आ जाता है एग्जाम में एज इट इज। देखिए मॉडरेट्स जो थे ना, उनका सोशल बेस क्या था? एक तो जमींदार थे और अपर मिडिल क्लास थे, पीपल्स थे जो टाउन्स के। और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक एडुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लासेस थे टाउन्स के। और मॉडरेट्स की आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन क्या थी? वेस्टर्न लिबरल थॉट्स एंड यूरोपियन हिस्ट्री। और एक्सट्रीमिस्ट की थी इंस्पिरेशन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड इन हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स। मॉडरेट्स बिलीव करते थे इंग्लैंड प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया, और एक्सट्रीमिस्ट ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी थी। मॉडरेट्स बिलीव करते थे पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन टू बी इंडिया सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कनेक्शन विद ब्रिटेन वुड परहैप्स परप्लेक्स ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। मॉडरेट्स कहते थे मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया एंड मासेस नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ने बोला था कि नहीं, मासेस को भी इंक्लूड करना चाहिए। मॉडरेट्स ने कहा था कि मॉडरेट्स क्या करते थे कि डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड शेयर फॉर इंडियंस इन सर्विसेज। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ने डिमांड किया था स्वराज। मॉडरेट्स का मेथड क्या था? यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली। और एक्सट्रीमिस्ट कौन सा मेथड यूज करते थे? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक बॉयकॉट एंड पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मॉडरेट्स क्या थे? पैट्रियट थे एंड डिड नॉट प्ले द रोल ऑफ कॉम्पिटिटर क्लास। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पैट्रियट थे हु मेक सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ कंट्री। अब पढ़ते हैं हम ईरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि 1905 से 1909 रहा। पहले हम रीजंस पढ़ लेते हैं कि मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था वो ग्रो क्यों हुआ, उसके कुछ रीजंस हैं, और एग्जाम में एज इट इज आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट जो रीजन था कि जो ट्रू नेचर था ब्रिटिश रूल का, वो रिकॉग्नाइज करने लगे थे इंडियंस, और इंडियंस में फीलिंग आने लगी थी कि इंडियन गवर्नमेंट लीड टू, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही इंडिया का जो है प्रोग्रेस ला सकती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं ला सकती। और ब्यूबेनिक प्लेग आ गया था जिसने कि अफेक्ट किया था डेक्कन को। गवर्नमेंट जो थी वो टेक कर रही थी, अ, मतलब जो एग्जिस्टिंग वन जो एक्ट्स थे या जो भी सिचुएशन जो भी सीक्रेट एक्ट थे वो, और फेल टू सेटिस्फाई। जैसे कि काउंसिल एक्ट 1892 था, वो फेल टू सेटिस्फाई इंडियंस, ठीक है। 1897 में क्या हुआ था? नाथू ब्रदर्स रिपोर्ट हो गए थे विदाउट ट्रायल एंड अदर इम्प्रिजन्ड ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन। 1898 में रिप्रेसिव लॉज अंडर आईपीसी सेक्शन 124A एंड एम्प्लीफिकेशन इन आईपीसी 156A लागू हो गया। 1899 में क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कैलकाटा कॉर्पोरेशन वो रिड्यूस। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया जो जिसने की कर्व कर दी फ्रीडम ऑफ प्रेस। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया जिसने क्या किया? ग्रेटर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर यूनिवर्सिटीज। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया था लोगों में। एजुकेशन और ग्रोथ इंक्रीज हो गई थी, अब इंक्रीज अवेयरनेस, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसके रीजंस क्या हैं? इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी हो गया था, जैसे कि जापान ने प्रोग्रेस कर लिया था आफ्टर 1868 डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय इथोपियंस। बॉयर वॉर हुई थी, जापान विक्ट्री ऑफ रशिया
और इसने क्या किया था, डिमोलिश कर दिया था मिथ्स ऑफ यूरोपियन पावर। रिएक्शंस टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, लोग वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने लगे थे। एंड डिससेटिस्फेक्शन विद अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, जैसे कि थ्री पीस जो थे, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये लोग नहीं मान रहे थे। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिया, कर्जन ने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया था रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ नेशन, इंसल्ट की थी इंडियन नेशनल्स की और इंटेलिजेंसिया की, एंड डिस्क्राइब देयर एक्टिविटीज एज लेटिंग ऑफ अ गैस, adopted ऑफिशियल सिगरेट एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस सब ने क्या किया था, इंडियंस को नाराज कर दिया था। और एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट होने लगा था, जिसमें थे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल, विष्णु शास्त्री एंड तिलक इन महाराष्ट्र, लाजपत राय इन पंजाब, एंड बेसिक टेनेंट्स ऑफ स्कूल हेडेड फॉर फॉरेन रूल, ठीक है, नफरत होने लगी थी इन्हें फॉरेन रूल से। स्वराज टू बी गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, एंड बिलीव इन मासेस कैपेसिटी, ठीक है, एंड पर्सनल सेलिब्रेशन। इमरजेंस ऑफ ट्रेन लीडरशिप होने लगी थी, और ट्रेन लीडरशिप की बात होने लगी थी, जिसने कि प्रोवाइड किया था एक प्रॉपर चैनलाइजेशन फॉर मासेस। अब पढ़ते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। और ये किस लिए हुआ था, बंगाल पार्टीशन की बात करी करी जा रही थी, ठीक है, अनाउंस होने लगा था कि बंगाल पार्टीशन हो जाएगा। और क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, कि बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, वेस्टर्न बंगाल और प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, और ईस्टर्न बंगाल प्लस आसाम। ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल ढाका रख दी थी। और रीज़न क्या दिया था, रीज़न ये दिया था कि जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और हम जो ब्रिटिश इंडिया है वो उसे एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा, और ये जो पार्टीशन है वो हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ असम में। जबकि जो रियल मोटिव क्या था, कि जो बंगाल जो था, जो कि नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, उसको कमज़ोर करना था डिवाइड करके, और उनको डिवाइड करना था ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे बेसिकली खेली जा रही थी। ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन में क्या, वेस्टर्न जो पार्ट था बंगाल का वो हिंदू मेजोरिटी था, और ईस्टर्न जो था मुस्लिम मेजोरिटी था, इसलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड करने की बात करी जा रही थी। तो क्या हुआ था, एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट होने लगे मॉडरेट्स के द्वारा। कौन, एस एन बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रॉय। मेथड्स कौन से अपनाए गए, पेटिशन टू गवर्नमेंट, पब्लिक मीटिंग, मेमोरेंडा एंड प्रोपेगेंडा थ्रू पैम्पलेट एंड न्यूज़पेपर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत एग्जाम में आ चुका है, कि हिताब्दी संजीवनी बंगाली जो रिलीज हुई थी ये क्या था, मतलब, तो ये क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में ये न्यूज़पेपर्स हुए थे, ये वो थे। और ये ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे हिताब्दी संजीवनी और बंगाली क्या थी। या ऐसे भी कर सकते हैं, हिताब्दी और संजीवनी दे दो और आपको लगे कि किसी का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है। 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास हुआ कैलकाटा टाउन हॉल में। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ स्वदेशी मूवमेंट का पास। और बॉयकॉट हुआ मैनचेस्टर क्लॉथ्स एंड लिवरपूल सॉल्ट का, ठीक है। और ये कब हुआ था, ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल, सॉरी वॉइसरॉय थे उस टाइम। और उसके बाद क्या हुआ था, पार्टीशन केम इनटू फोर्स इन विच डेट, एग्जैक्ट आ जाता है एग्जाम में, ऑन 16 अक्टूबर 1905। और उस टाइम कौन थे वाइसरॉय, लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। और उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किस तरीके से किया, पीपल ने व्रत रखा, गंगा में नहाए वो लोग, वॉक मतलब नंगे पैर वो चले, और सिंग किया उन्होंने, कौन सा गाना गाया, वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला, एक दूसरे को राखी बांधी। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एड्रेस की ह्यूज गैदरिंग, जो कि लार्जेस्ट थी उस टाइम की, अंडर नेशनलिस्ट बैनर। देखिए एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने का जो कंट्रीब्यूशन है ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी।
ये जो देखिए एज इट इज़ आ जाता है स्वदेशी मूवमेंट में। जब मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो कौन से पार्ट में किसने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, तो पूना और बॉम्बे में तिलक ने रोल निभाया था, रोल प्ले किया था। पंजाब में लाजपत राय और अजीत सिंह सिंह जी ने किया था। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा एक लीडर के रूप में उभरे थे। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। अच्छा, अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें चली थी, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुआ था, तो क्या हुआ था, लॉर्ड हेडिंग ने एन्यूलमेंट कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। कब किया था, 1911 में। अब बात करते हैं, देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का जो सेशन हुआ था ना 1905 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, गोखले थे। वहाँ पे इस चीज़ को, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया गया। और कंडेम किया गया रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन को। और सपोर्ट किया गया था एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को। इसलिए ये वाला आईएनसी सेशन इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे कब हुआ था और कौन प्रेसिडेंट था। अब आता है एक्सट्रीमिस्ट का रोल। अच्छा, आफ्टर 1905 ना एक्सट्रीमिस्ट ने एक्वायर्ड कर लिया था एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। और उसके 3 रीजंस थे। 3 रीजंस क्या थे? एक तो वो जो मॉडरेट लेड मूवमेंट था वो फेल्ड था टू इल रिजल्ट। डिविजिव टैक्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोथ बंगाल हैड embittered nationalist government suppressive measures include atrocities on students, many given corporal punishment, ban on public singing of Bande Mataram, public meeting restrictions, classes between police and people, and suppression of freedom of press। ये 3 रीजन थे कि उनका जो डोमिनेंस था वो स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में हो गया था। और क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में, ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट के पर्पज से और एग्जाम के पर्पज से। देखिए, बॉयकॉट हुआ था फॉरेन गुड्स का स्वदेशी मूवमेंट में, जैसे कि क्लॉथ हो गया, सॉल्ट, शुगर। रिफ्यूजल बाय प्रीस्ट टू रिचुअलाइज मैरिज इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स। रिफ्यूजल बाय वॉशरमैन। पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशंस हुए। कॉप्स ऑफ और वॉलेंटियर्स और समितिज लाइक स्वदेश बांधव समिति ऑफ अश्विनी कुमार दत्ता इन बरिसाल फॉर्म हुई थी। एग्जाम में एज इट इज आती है कि स्वदेश बांधव समिति किसने की थी और अश्विन और कहाँ की थी फॉर्म। इन तिरुवनलाई इन तमिलनाडु, बीओ चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम शिवा एंड लॉयर फॉर्म स्वदेशी संगम इन लोगों ने फॉर्म किया। और तीसरा था कि यूज ऑफ फेस्टिवल्स एंड मेलास फॉर द स्वदेशी मूवमेंट। एम्फेसिस टू द सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। ऑनर्स, कॉन्फिडेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिजनरेशन ऑफ विलेजेस की बात की गई। सोशल रिफॉर्म्स एंड कैंपेन अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक डॉरी और अल्कोहल। प्रोग्राम हुए स्वदेशी और नेशनलिस्ट एजुकेशन के। सबसे पहले तो देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज ओपन हुआ, जो कि इंस्पायर था टैगोर से। और अरबिंदो घोष जो थे उसके प्रिंसिपल थे। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जिटिस आती है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कब किया गया था सेटअप। लिटरेरी to organized literary, scientific and technical education under national control education in vernacular language। Bengal Institute of Technology set up हुआ for technical education and funds were raised to send students to Japan for advanced learning। स्वदेशी और इंडिजिनियस एंटरप्राइज ओपन किए गए, जैसे कि ओपन हुआ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल, सोप एंड मैच फैक्ट्री, स्टैंडरीज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीओ चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ओपन की ट्यूटिकरन में, जो कि चैलेंज कर रही थी किसको, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को। ठीक है। कल्चरल स्फेयर में क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि जो टैगोर का अमार सोनार बंगला था, जो कि एक नेशनल एंथम के रूप में उभरा था। सुब्रमण्यम भारती ने लिखा स्वदेश गीतम।
पेंटिंग में अविनिंद्रनाथ टैगोर ने ब्रोक किया विक्टोरियन डोमिनेशन ओवर इंडियन आर्ट एंड सीन एंड टुक अजंता मुगल राजपूत पेंटिंग एज इंस्पिरेशन। नंदलाल बोस जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट थे स्कॉलरशिप के बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। एज इट इज क्वेश्चन आता है इसमें कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे स्कॉलरशिप के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के, और ये कब फाउंड हुआ था, 1905 में हुआ था। तो नंदलाल बोस थे, और किसने फाउंड किया था, अविंद्रनाथ ने किया था ये वाला सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फॉर्म। और साइंस में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने अचीवमेंट किया था। अच्छा, तिलक के लिए क्या था स्वराज का मीन, सम सेल्फ गवर्नमेंट। औरबिंदो के लिए था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल, मतलब सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। अच्छा, तिलक ने ऑब्जेक्ट किया था एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए, जो कि कब आया था, 1891 में आया था, जबकि गोखले ने सपोर्ट किया था। तिलक का ऑब्जेक्ट करने का रीज़न क्या था, उनका रीज़न ये था कि जो रिफॉर्म्स जो थे ना, ये सच रिफॉर्म जो थे वो इंडियंस के थ्रू द्वारा आना चाहिए, ना कि कोई एलियन गवर्नमेंट के द्वारा आनी चाहिए। और एज ऑफ कंसेंट बिल ने जो गर्ल की जो एज थी वो 12 ईयर्स कर दी थी। हमने ये करंट अफेयर में भी पढ़ा है विजन आईएएस के, हमारी विजन आईएएस की सीरीज आप देख लीजिएगा करंट अफेयर की, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं 8-9, आपका करंट अफेयर अच्छा खासा कवर हो जाएगा, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भी, आप देखिएगा, ठीक है। और इन्होंने सपोर्ट किया एंटी काउ किलिंग को। बीसी पॉल एंड ऑरबिंदो ने स्पोक किया हिंदू नेशन एंड हिंदू इंटरेस्ट के बारे में, और यही रीज़न था कि इन्होंने इतना ज़्यादा एक हिंदू नेशन के बारे में लोगा, तो मुस्लिम्स को लगा कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, और यही रीज़न रहा कि मुस्लिम्स ने कम पार्टिसिपेशन किया यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट में। अचीवमेंट क्या रहा मास पार्टिसिपेशन का स्वदेशी मूवमेंट में, स्कूल एंड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने किया, कुछ मुस्लिम्स ने भी किया, जैसे कि बैरिस्टर अब्दुल रसूल ने, लियाकत हुसैन ने, गजनबी मोहम्मद आज़ाद ने। लेकिन मोस्ट ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जमींदार, लोअर मिडिल क्लास इन सिटीज एंड टाउन्स, मुस्लिम पीजेंट्री और अपर क्लास ने नहीं किया था, ठीक है। मूवमेंट टू बी प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन मोर वेज, जैसे कि इसने टच किया अनटच सेक्शन को, फ्रॉम पेटिशन एंड प्रेयर्स टू पैसिव रेजिस्टेंस पे आ गया था इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, एंड नॉन कोऑपरेशन इमर्ज ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। एग्जाम में आ सकता है कि जो नॉन कोऑपरेशन था वो इमर्ज कौन से मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। अब बात करते हैं सूरत स्प्लिट की। देखिए, सूरत स्प्लिट बेसिकली क्या था, आईएनसी में सेशन हुआ था 1907 में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी बोस थे। और कब हुआ था ये, 1907 में, कहाँ हुआ था, सूरत में। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा कि 1905 में बनारस में हुआ था, और गोखले वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो एक्सट्रीमिस्ट्स क्या चाह रहे थे 1905 में ही, कि इसको स्वदेशी मूवमेंट को ना एक्सटेंड किया जाए, मतलब बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट टू रीजन आउटसाइड बंगाल, एंड इंक्लूड किया जाए ऑल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, दैट इज गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सेट्रा विद इन बॉयकॉट प्रोग्राम। लेकिन मॉडरेट नहीं चाहते थे ऐसा, उनका कहना था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को ही प्रोटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट पार्टिसिपेशन। 1906 में कलकत्ता में जब आईएनसी का सेशन हुआ और दादा भाई नौरोजी उसके प्रेसिडेंट थे, तो एक्सट्रीमिस्ट वांट चाह रहे थे कि या तो तिलक या लाजपत प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे, दादा भाई नौरोजी बने, और क्या हुआ, मॉडरेट्स की ही चली और दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट बने। और जो गोल ऑफ आईएनसी का जो था स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, लाइक यूके, यूएस और कनाडा, रेजोल्यूशन सपोर्टिंग स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन पास्ट, ये वाले 1906 सेशन में हुआ था। और ये 1905 में और 1906 में जो उन दोनों लोगों के ओपिनियन में जो डिफरेंस आया, ओपिनियन की वजह से डिफरेंस था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट की, उसी वजह से 1907 में उनका नागपुर सेशन के टाइम पे रास बिहारी जो घोष थे, वहाँ पे ये स्प्लिट हो गया। मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग।
उसके बाद आप देखेंगे कि 1907 से लेके 1916 तक इतना उन लोगों ने मिलके काम नहीं किया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने। बाद में लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो बाद में फिर और कुछ और भी रीज़न रहे थे कि उसके बाद फिर से फ्रीडम स्ट्रगल के और काम होना स्टार्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट के बाद। और उस बीच में क्या हुआ था कि 1907 से 1917 तक कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो गई थी, और ये फर्स्ट फेज था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। जैसे कि बंगाल में युगांतर एक न्यूज़पेपर डेली थी, एग्जाम में एज इट इज़ आया था कि युगांतर क्या था। रोड पार्टिसिपेशन ऑफ बर्सल कॉन्फ्रेंस अप्रैल 1906। और ये देखिए अलीपर वो कॉन्स्पिरेसी केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1908 में हुआ था। इसे मनिकताला और मुरारिकपुर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। और ये किसने की थी? अरविंदो घोष और महेंद्र घोष इसमें वो थे मेन। और एक्विटेड बाय, और इन्हें बाहर किसने निकाला था, डिफेंड किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था जब ये पकड़ लिए गए थे तब। और इसे क्या क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्टेट ट्रायल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इन इंडिया। बरिंद्र कुमार जो क्या थे, वो हेड थे सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी के। एंड उलास्कर दत्त जिन्होंने बॉम्ब बनाया था और इनकी डेथ हो गई थी। ड्यूरिंग द ट्रायल नरेंद्र गुसायन जो कि विटनेस थे, शॉट डेड बाय टू को अक्यूज्ड। ये विटनेस बन गए थे कि हाँ इन लोगों ने ये कॉन्स्पिरेसी की थी, तो उन्हें मार दिया गया था। किसने मारा था? सत्येंद्रनाथ बोस एंड कन्हैयालाल दत्ता इन जेल। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर युगांतर पार्टी जो क्या कर रही थी, वो इम्पोर्ट कर रही थी जर्मन आर्म और एमिनेशन थ्रू सिंपैथाइजर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज अब्रॉड। रास बिहारी रास बिहारी बोस ने चार्ज लिया कि टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया, एमिंग टू ब्रिंग ऑल इंडिया इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड जर्मन प्लॉट और जिमरमन प्लान। एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। जर्मन प्लान क्या था, ये जिमरमन प्लान का क्या था? तो जुगांतर पार्टी क्या कर रही थी? रेज कर रही थी फंड थ्रू सीरीज ऑफ डकैट्स नोन एज टैक्सी कैब डकैट्स एंड बोट डकैट्स। पुलिस को इसके बारे में पता चल गया कि बागा जतिन जो थे वो वेट कर रहे हैं बेलासोर में, एंड अबाउट द डिलीवरी ऑफ जर्मन आर्म्स। जर्मन प्लॉट फेल हो गया। और बागा जतिन की एक सेइंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शॉल डाई टू अवेकन द नेशन। नेशन को जागरूक करने के लिए हम हमें मर जाना चाहिए, मतलब मरना पड़े तो मरना चाहिए, लेकिन हमें नेशन को जागरूक करना चाहिए। ऐसे एक महाराष्ट्र में हमने पढ़ा, ये पीजेंट अपराइजिंग में पढ़ा था हमने। हमारा लेक्चर देखिएगा, इससे पहले का लेक्चर आया हुआ है, इससे एक लेक्चर पहले का। तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो रामोसी पीजेंट फोर्स ऑर्गेनाइज की थी वासुदेव बलवंत फाड़के ने 1879 में। और एक ये आर्म रिवॉल्ट था, उसने क्या किया था? डिस्टर्ब कर दी थी कम्युनिकेशन लाइन, होप टू रेज फंड फॉर एक्टिविटीज थ्रू डकैतीज, सप्रेस किया प्रीमैच्योरली, सप्रेस हो गया था ये बाद में। मित्र मेला और अभिनव भारत ऑर्गेनाइज हुआ 1909 में। एएमटी जैक्सन जो कि कलेक्टर थे नासिक के, वेल नोन इंडोलॉजिस्ट किल्ड बाय अनंत, कलेक्टर ऑफ नासिक। एएमटी जैक्सन किसने मारा था? अनंत लक्ष्मण खंडरे ने मारा था, जो कि मेंबर थे अभिनव भारत के। सोसाइटी थी अभिनव भारत एक। अब पढ़ते हैं पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में लाला लाजपत राय ने, पंजाबी देखिए पंजाबी आ जाता है कि एक न्यूज़पेपर डेली टाइप थी ये। क्या किसने किया था? ये लाला लाजपत राय ने किया था, पंजाबी। विद इट्स मोटो ऑफ सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। और अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के अंकल थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज की एक एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मोहसिन ए वतन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी लाहौर में। विद इन विद इट्स जर्नल, इनका जो जर्नल था अजीत सिंह का, आई थिंक रेशवा था, आप गूगल कर लीजिएगा। और हमने आई थिंक एजुकेशन वाले पार्ट में भी पढ़ाया है, एजुकेशन डेवलपमेंट इन प्रेस में, कि अजीत सिंह ने रेशवा पब्लिश किया था। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रास बिहारी बोस लीडिंग फिगर ऑफ गदर रिवॉल्यूशन। एट क्लोज ऑफ 1913 बोस made Jatin to discuss possibilities of all India armed rising of 1857 type.
गदर पार्टी बहुत आता है एग्जाम में। 18 कब हुआ था ये? 1913 में हुआ था। वीकली न्यूज़पेपर था द गदर। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे? यूएसए में। एंड ब्रांचेस कहाँ थी? यूएस कोस्ट इन फार ईस्ट। और इसने किसने किया था? सोहन सिंह भग्गा और लाला हरदयाल ने फाउंड किया था गदर पार्टी को। अर्लियर एक्टिविस्ट सेट अप स्वदेश सेवक होम एट वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटेल। Finally, in 1913, the Ghadar was established. कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड गदर 1914 में हुआ था। एक शिप था बेसिकली जो कि वापस कर दिया था कैनेडियन ने इंडिया की तरफ, और बहुत लोग मारे गए थे। फिर ऐसा कुछ हुआ था, आप पढ़ लीजिएगा। रिवॉल्यूशन इन यूरोप। बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाता है कब हुई थी? 1915 में हुई थी। किसने की थी? एस्टैब्लिश वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता और लाला हरदयाल ने की थी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ऑफिस अंडर जिमरमन प्लान। एम क्या था? मोबिलाइज करना इंडियन सेटलर्स को अब्रॉड टू सेंड वॉलंटियर्स एंड आर्म to India to incite rebellion among Indian troops and there to organize an armed invasion of British India to liberate country। अब पढ़ते हैं हम कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखिए 1896 में पूना में व्यायाम मंडल बना था। किसने फाउंड किया था? चापेकर ब्रदर्स ने। 1901 में नासिक में, बाद में पूना में शिफ्ट हो गई थी, मित्र मेला सोसाइटी बनी थी, सावरकर ब्रदर ने की थी ये। 1909 में मिदनापुर में अनुशीलन समिति बनी थी और ये किसने की थी? प्रमाद नाथ मित्रा ने फाउंड की थी। 1904 में पूना में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी और ये बहुत आ जाती है एग्जाम में। किसने किया था अभिनव भारत स्टैब्लिश? पीडी सावरकर ने किया था। 1905 में वरिसाल में स्वदेश वंदे समिति पढ़ा हमने अभी, अश्वनी कुमार दत्ता जी ने बनाई थी। 1907 में डक्का में अनुशीलन जो समिति बनी थी वो बनाई थी प्रमोद मित्र ने, जतेंद्र नाथ, बैरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने। बैरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ ने ही स्टार्ट की थी वीकली युगांतर। 1907 पंजाब में भारत माता सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई। कहाँ और को किसने की थी? अजीत सिंह, सूफी और अम्बा प्रसाद ने। कानपुर में एचआरए आर्मी सचिंद्र नाथ और सान्याल ने बनाई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और आर्मी सचिंद्र नाथ सान्याल। 1926 में लाहौर में भारत नौजवान सभा किसने की थी? ये भगत सिंह ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, कहाँ, किसने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी एचएसआरए जो कि चंद्रशेखर आजाद ने इस्टेब्लिश की थी। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब्रॉड में सेट हुई थी। 1904 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था। और लंदन में 1906 में अभिनव भारत विक्रम दावोदर सावरकर ने किया था, वी सावरकर ने। 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास ने फाउंड की थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी लाला हरदयाल ने की थी स्टैब्लिश। 1926 में लाहौर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने स्टैब्लिश की थी। 1928 दिल्ली में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये करते हैं रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स की बात और केस की बात। 1897 पूना में मारे गए थे कौन? मर्डर हुआ था रैंड एंड एमर्स्ट का जो कि प्लेग कमिश्नर्स थे। और किसने किया था? ये चापेकर ब्रदर्स ने, दामोदर ने, बालकृष्णा ने किया था। 1908 मुजफ्फरपुर में अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड अ विंडिक्टिव जज कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इसमें इन्हें तो फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। 1908 में मनिकाताला अलीपुर मुरारिकपुर केस हुआ था
जो वो मनिकताला एंड अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था ये। और ये किसने किया था? अरबिंदो घोष और महेंद्रनाथ घोष ने किया था, और चित्तरंजन दास ने डिफेंड किया था, और ये बाद में छूट गए थे। 1909 नासिक में मर्डर हुआ था जैक्सन का, डीएम जो थे वहाँ के, और किसने किया था? अनंत करकरे ने किया था। 1909 लंदन में मर्डर हुआ था कर्जन बाइली का, किसने किया था? मनन लाल डिंगरा ने किया था, इंपॉर्टेंट है। 1912 में दिल्ली में अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग का, जो कि वायसरॉय थे, दिल्ली बॉम्ब केस, जो किसने किया था? रास बिहारी बोस और बसंत कुमार ने। 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के पर्पज से, बहुत अच्छे से आप गूगल कर करके इसके पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती केस, कि इसमें कौन कौन पकड़े गए थे, और जो पकड़े गए थे 4 या 5 जो लीडर थे, वो यूपी के कौन से एरिया से थे, और उन्हें फांसी कौन सी जगह पर मिली थी, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप बहुत ध्यान से, एग्जाम में एलसीडी क्वेश्चन आता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला इसके मेन वो थे एक्यूज्ड। 1928 में लाहौर में मर्डर ऑफ सॉन्डर्स एसपी ऑफ लाहौर के, जो किसने किया था? भगत सिंह जी ने किया था। 1929 में दिल्ली में असेंबली बॉम्ब केस हुआ था, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता ने किया था। 1930 में चित्तगोंग आर्मी डकैती हुई थी, किसने की थी? सूर्या सेन ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। और 1940 में लंदन में मर्डर ऑफ माइकल और डायर, किसने? उधम सिंह ने किया था, मूवी भी आई थी उधम सिंह, देखी होगी आप लोगों ने। तो ये था आज का लेक्चर। अभी हम आगे 5 लेक्चर एटलीस्ट और करेंगे, और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप एज इट इज देख लीजिएगा, देखिए ये स्पेक्ट्रम, लूसेंट और टेस्ट सीरीज से बनाए हुए नोट्स हैं, आप करेंगे फ्लो फ्लो में। आप एटलीस्ट देख लीजिए, एक बार तो देखिए वीडियो, आप एक बार देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।